नमस्कार दोस्तों, ऑडियो ज्ञान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 1909 और 1919 के भारत शासन अधिनियमों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा ऑडियो आर्टिकल शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे इस ऑडियो ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ऑडियो आर्टिकल 1909 का अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय भारत में लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। तो इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की है। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधानसभा में इनकी संख्या एक समान नहीं थी, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संख्या थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इस अधिनियम ने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। इस अधिनियम में ये सांप्रदायिक निर्वाचन का जो विशेषता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वे उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। द्वैध शासन शब्द यूनानी शब्द डय और की से लिया गया है। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल ही रही। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था को प्रारंभ किया। यह बात महत्वपूर्ण है, एक बार इसको वापस सुन लेते हैं। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन भारत में इसी अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, से हुई थी। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, अंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मत अधिकार प्रदान किया।
इस कानून ने लंदन में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय का सर्जन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्च आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। अब इससे महत्वपूर्ण एक और बात है कि इसने लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, अर्थात इसी अधिनियम से भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। अतः 1946 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजटों से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो दोस्तों, ये थे 1909 और 1919 के अधिनियम। इसके बाद के कुछ बिंदुओं पर भी हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं साइमन आयोग के बारे में। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी कि निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले ही, क्योंकि निर्धारित समय यह था कि 1919 का जो अधिनियम बना उसमें एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की थी। वो उसकी जो समय सीमा थी वो 10 वर्ष थी, लेकिन 2 वर्ष पूर्व यानी कि 1927 में ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की और द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद के संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को बाद भारत परिषद अधिनियम 1945 जो बनाया गया। अब एक महत्वपूर्ण और अंतिम बिंदु पर चर्चा करते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों बल्कि सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत ही व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। दोस्तों, ये था आज का हमारा ऑडियो आर्टिकल। यदि आपको ये ऑडियो आर्टिकल पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और घंटी वाले बटन पर टैप करना मत भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।